नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको सही कंटेंट और सही जानकारी दोस्तों। तो दोस्तों आज आप लोगों को जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सीडीपी के प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण का विकास, जहां से एनसीएफ 2005 से एनसीएफ 2023 तक का सफर किस प्रकार से हुआ दोस्तों। आप लोग जो है एनसीएफ 2005 तो आप लोगों को यूट्यूब में मिल ही जाएगा, लेकिन एनसीएफ जो एनसीएसएफ 2023 है ना दोस्तों, उसका वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों को अच्छे और बेस्ट कंटेंट क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो है एनसीएसएफ 2023 का सफर स्टार्ट करने वाला हूं। उसके बाद जो है हम लोग जो है एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जो है हम लोग जो है लेक्चर करेंगे और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, है ना, आपके पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, है ना, और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज का ये जो सेशन है आपका, ठीक है। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ना दोनों के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन है दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्यों करना जरूरी है, ठीक है, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 की तुलना आखिर क्यों करना जरूरी है। आखिर एनसीएफ 2005 के रहते जो है ना, एनसीएसएफ 2023 लाया क्यों गया, किस कारण से लाया गया, है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों। यह केवल जो है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, दस्तावेज नहीं है ना, अध्ययन नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा में हुए वैचारिक विकास को समझने की एक यात्रा है। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि आप लोग जो है टीचर बनने वाले दोस्तों। मैं जानता हूं आप सभी जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आए हो, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना दोस्तों, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप लोग जो है गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे शिक्षण पद्धति को सीखो और एक शिक्षक बनना कैसे है इसे आप लोग जानो, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए तो बेस्ट कंटेंट है ना, बेस्ट से बेस्ट। मैं इतना जानता हूं कि इतना बेस्ट ना आप लोग जो है ऐसा कंटेंट आज तक नहीं देखे होंगे। एक बार जो है वीडियो पर बने रहिए, है ना। किस प्रकार से आप लोगों को समझाऊंगा नहीं कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। यह जानने के लिए क्या बदला है, हमें समझना होगा कि क्यों बदला है, ठीक है। आखिर एनसीएफ 2005 को एनसीएफ 2023 में क्यों बदले हैं, आखिर उसकी जरूरतें क्या पड़ी, ठीक है। इस सत्र में हम प्रमुख शैक्षिक सिद्धांतों पर इन दोनों फ्रेमवर्क दृष्टिकोण की सीधे तुलना करेंगे, ताकि आप परीक्षा के लिए जो है तैयार हो सके, एक भविष्य केंद्रित शिक्षक बन सके। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना दोस्तों, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023 और एनईपी 2020 और जो है ना दोस्तों यहाँ पे आरटीई 2009, है ना, हम लोग दोनों टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो ये जो टॉपिक है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसे कवर कर लिया ना, तो इसी से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है। तो आप लोग प्रमुख रूप से इसको पढ़ना, ठीक है। कूट वाले प्रश्न हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएस 2023, है ना, पूर्ण विश्लेषण करेंगे दोस्तों। सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती, आप शिक्षक भर्ती में किसी भी यहाँ पे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस में जो है ना दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ उसमें 2023 एनसीएफएस 2023 का क्वेश्चन वहां पे देखने को आप लोगों को मिला हुआ था। इस कारण से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सी टेट और सीजी टेट में अभी आ सकता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम तरीके से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का एनसीएफ 2023, योग्यता आधारित और समग्र विकास पर जोर दोस्तों, ठीक है। योग्यता आधारित और समग्र विकास, आखिर आप लोग मुझे इतना बताना कि आप लोगों के पास डिग्री है, लेकिन क्या आप लोगों के पास योग्यता है, आप लोगों ने ही बीएड किया हुआ है, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि माइक्रो टीचिंग में आखिर आप लोगों का जो नंबर है ना वो कितना आया था, आपकी परफॉर्मेंस कितना है, कैसा है, इन सभी चीजों को मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2023 की प्रमुख फोकस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले ना दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ लेते हैं कि एनसीएफएस 2023 का जो परिचय है और आवश्यकता उसकी क्यों पड़ी,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से जो है मैं आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप लोगों को इमेजेस और वो भी कार्टून जो आपकी सबसे फेवरेट चीज है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से हर एक चीज समझ में आ जाए, है ना। इमेजिनेशन पावर आखिर वो होती क्यों है, किस लिए होती है, इसी कारण से होती है कि आप लोग सारी चीजों को आसानी से समझ में आ सको। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में ही दिख गया होगा, उसी से रिलेटेड आप लोग टॉपिक को समझ गए होंगे क्यों जो है एनसीएफएस 2023 की जरूरत हम लोगों को पड़ी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे। एनसीएफएस 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 20 के अंतर्गत विकसित एक विस्तृत शैक्षिक दस्तावेज है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों को जो है डायरेक्ट जो है पॉइंट से जो है क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यह भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। जो एनसीएफएस जो है ना, वो क्या करती है कि स्कूलों में जो अभी आप लोग देखे होंगे, अगर स्कूल में गए होंगे तो वहां पे जो है ना बच्चों को नए नए तरीकों से सिखाने के लिए प्रोजेक्टर अभी वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। उनका नोट्स देखना आप लोग पूरा कार्टून तरीके से वहां पे इमेजिनेशन का भरमार वहां पे ऐड कर दिया गया है। बच्चे जो है आसानी से सीख सके, इस कारण से जो है नई शिक्षा पद्धति आत्मानंद स्कूलों को आप लोग जानते हैं, वहाँ स्मार्ट बोर्ड वहां पे रख दिया गया है ताकि आसानी से बच्चे जो है वो समझ सके, है ना। आवश्यकता क्यों है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। 21वीं सदी के कौशल रटन प्रणाली से मुक्ति और शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, समग्र और बाल केंद्रित बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो जितने ब्लैक मैंने बोल्ड तरीके से ब्लैक में यहाँ पे आप लोगों को दिखाया ना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट है ना, हाईलाइटेड पॉइंट है और इनसे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन बनाया जाएगा। ये तो एग्जाम से पर्सपेक्टिव से हो गया, तो आप लोग इसे याद रखना, है ना, कि 21वीं सदी में आवश्यकता क्यों पड़ी एनसीएफएस की। तो यहाँ पे रटन प्रणाली से मुक्ति और शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, समग्र और बाल केंद्रित बनाने के लिए, ठीक है। इससे पहले जो मैंने समावेशी शिक्षा के ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा बना है। आप लोग उस क्लास को अटेंड करना दोस्तों। अगर एक बार उस क्लास को देख लेना तो आप लोगों को और किसी कंटेंट को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। यह एनसीएफ 2005 के बाद आया एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो बदलते भारत की जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों मैं इसके बाद जो है आप लोगों को एनसीएफ 2005 भी पढ़ाऊंगा। पहले मैं एनसीएफ 2005 को इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आप लोग जो है बार बार उसी चीज को पढ़े हुए हो। मैं जो है एनसीएफएस 2023 को पढ़ाना चाहता था पहले, क्योंकि ये आप लोगों के बिल्कुल नया है, तो आसानी से आप लोग इसे समझ सको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीएफ 2023 की प्रमुख फोकस क्या है, क्यों आखिर मैंने इस क्वेश्चन को कराने से पहले उसको पढ़ाया क्यों, शायद ये आप लोगों को पता चला होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, रोट लर्निंग, है ना, एक्सपीरियंटल लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूरा पॉइंट को पढ़ा, है ना। आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। रोड लर्निंग करेंगे क्या, नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, उसी को तो सुधारने के लिए जो है अब आप लोग खुद जानो कि रटन पद्धति को हटाने के लिए ही तो हम लोग जो है यहाँ पे एनसीएफएस 2023 को यहाँ पे लाए हुए थे ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि रटन प्रणाली से मुक्ति के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट को आप लोग काट दीजिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब प्रयोग द्वारा सीख सकते हैं, ठीक है। प्रायोगिक अध्ययन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कि समग्र यहाँ पे समावेश करके हम लोग बच्चों को यहाँ पे सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर मैंने पहले की तरह दे दिया है दोस्तों, ताकि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो सही जो उत्तर होगा ना दोस्तों यहाँ पे ए, सी और डी होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार से टाइम वेस्ट ना हो, आसानी से आप लोग समझ जाओ इस कारण से। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी है एनसीएफएस 2023 की न्यू और निर्माता समिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीएफएस 2023 सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के दृष्टिकोण से निकला है, ठीक है। एनईपी क्या करना है बताता है, ठीक है। एनईपी जो है क्या करना है ये बताता है, शिक्षा से रिलेटेड किसने दिया था उसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। पूरा पॉइंट है दोस्तों, कहीं आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान कर दिया हूँ।
समझना भी बहुत सरल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एनसीएफएस कैसे करना है का रास्ता दिखाता है। ठीक है, विकास, इसका विकास एनसीईआरटी द्वारा किया गया है। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफएस में जो विकास है किसके द्वारा किया गया है, एनसीईआरटी में। किसके द्वारा यहाँ पे निर्मित है, दृष्टिकोण किससे निकला हुआ है, एनईपी 2020 से। ठीक है, और एनईपी 2020 क्या बताता है कि क्या करना है, एनसीएफएस क्या करना है का रास्ता दिखाता है कि हम लोगों को जो है बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उसे फॉलो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं समिति, इसे राष्ट्रीय संचालन समिति, ठीक है, द्वारा तैयार किया गया है ना। समिति कौन सा यहाँ पे था जिन्होंने एनसीएफएस 2023 की नींव रखी, तो आप लोग याद रखना, राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किया गया। अध्यक्ष कौन थे, है ना, ये प्रमुख रूप से क्वेश्चन बनाया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी ने किया था, जो एनईपी 2020 मसौदा समिति के भी अध्यक्ष वहां पे थे। हम लोग ना दोस्तों इनका पूरा डिटेल जो है एनईपी 2020 में पढ़ेंगे। एनईपी 2020 के ऊपर बहुत सारी वीडियो है, इसलिए मैं उसको नहीं बनाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं कवर करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो मैं एनसीएफएस 2023 इसके ऊपर आप लोगों को बता देना चाहता था, इसलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट्स को पहले आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही सरल और आसान तरीके से जो है इसके मुख्य उद्देश्य एवं सिद्धांत जो है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि एक बच्चे को हम लोग सिखाएंगे कैसे, एक स्कूल में हम अपना व्यवहार करेंगे कैसे। दोस्तों ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला पॉइंट देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों का विकास करना। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफएस 2023 के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत उनके क्या क्या हैं। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल बताया हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड हम लोग जब देखते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाल केंद्रित दृष्टिकोण है ना। तो आप लोग देखो बाल केंद्रित, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है खेल कूद में, और यहाँ पे मैंने समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाया हुआ था, यहाँ पे विकलांग बच्चे भी, दिव्यांगता, है ना, दिव्यांग बच्चे, सॉरी विकलांग बोलता हूँ, दिव्यांग बच्चे भी आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, दृष्टि बाधित बच्चे भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। मैंने सभी को यहाँ पे लाया हुआ है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में समावेशी शिक्षा अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा, और ये बरगद के वृक्ष है। मैंने इसे थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया है। खेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, खेल के माध्यम से, है ना, रचनात्मकता, है ना, तर्क, कला, विज्ञान, है ना, ये आप लोग याद रखना। बहुत आसानी से आप लोग इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना और सीखने की प्रक्रिया को लचीला बनाना, है ना। जो बच्चा जो सीख रहा है ना, उसे हम लोग बच्चों को जो है वातावरण के साथ इंटरेक्ट करने दो। जीन प्याजे क्या कहते हैं आप सभी को पता है, बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कर कर के सीखते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। तो जो है बच्चे को स्वतंत्र रूप से वातावरण में छोड़ दो, है ना। बच्चे खुद कर करके सीखते हैं, अपना ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं, है ना। ये याद रखना दोस्तों, बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं। ठीक है, और जीन प्याजे ने कहा कि चिंतन को महत्वपूर्ण माना था और अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का ज्ञान का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे लेव वाइगोस्की के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। उन्हें सांस्कृतिक, है ना, यहाँ पे सांस्कृतिक सिद्धांत या सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत, भाषा को इंपॉर्टेंट माना ज्ञान के निर्माण में, है ना। तो इन सारी बातों को आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों पॉइंट पे आते हैं। समग्र विकास केवल अकादमिक ज्ञान नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ये आप लोग याद रखना। जो बच्चे का जो सर्वांगीण जो विकास होता है ना दोस्तों, यहाँ पे केवल जो है स्कूली जो ज्ञान जो हम लोग पढ़ाते हैं ना उनको, जो बच्चे जो है बस्तर में बैग कापी पुस्तक पकड़ के जाते, केवल वही नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो जो शारीरिक रूप से खेल कूद में अपना विकास करते हैं, मानसिक तौर पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वहां पे सीखते, अपने भाषा का विकास वो स्वयं करते हैं, है ना। भावनात्मक रूप से वो यहाँ पे विकास करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे समग्र विकास। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सिद्धांत।
सिद्धांत देखते हैं, शिक्षा को भारतीय जड़ों और ज्ञान परंपरा से जोड़ना है। ठीक है, शिक्षा जो है ना दोस्तों, हम जो है भारत के निवासी हैं, है ना, भारत के निवासी हैं यहाँ पे, तो भारतीय ज्ञान के परंपरा से जोड़ना जो है यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा को, ताकि बच्चे जो हैं सारी चीजों को और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उनको आगे बढ़ाए। ठीक है, और खेल खेल में जो है बच्चों को हमें सिखाना है। यही जो कहती है NCFS 2023 की मुख्य उद्देश्य और उसका सिद्धांत है। आशा करता हूं दोस्तों ये पूरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे शिक्षा की नई संरचना की ओर, है ना। शिक्षा की नई संरचना क्या है आप सभी को पता है, NEP 2020 देखते हैं यहाँ पे, है ना। 5+3+3+4, है ना, 5+3+3+4 किस तरीके से है, NCFS 2023 पुरानी 10+2 संरचना को समाप्त कर 5+3+3+4 के 4 चरणों में, कितने चरणों में दोस्तों, यहाँ पे 4 चरणों वाली संरचना लागू करते हैं। किस प्रकार से, बहुत ज्यादा आसान तरीके से, एक बार आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो दोबारा किसी कंटेंट को ना पढ़ने की जरूरत है ना, ना किसी वीडियो को आप लोगों को देखने की जरूरत है। एक बार बस यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, है ना। फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष आयु, ठीक है, 3 से ना दोस्तों 8 वर्ष, है ना, आयु जो है 3 से 8 मतलब 5 वर्ष की आयु, 3 से 8 है ना आयु, कक्षा प्री स्कूल से 2 तक खेल आधारित शिक्षा है। ठीक है, आप लोगों ने बाल वाटिका जानते हो ना, जो अब मैं सरल भाषा में बताता हूँ, बाल वाटिका से आंगनबाड़ी के बच्चों को देखोगे, उसमें जो है आप लोगों को, है ना, छोटे छोटे बच्चे दिखते होंगे, 3 साल से लेके 5 साल के बच्चे जो है आप लोगों को वहीं दिख जाएंगे। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में जो है आप लोगों को 2 से 2.5 साल के बच्चे जो है आंगनबाड़ी में जाते हुए दिख जाएंगे, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं बाल वाटिका, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। ठीक है, 5 वर्ष ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेपरेटरी स्टेज। ठीक है, 3 वर्ष, कितने वर्ष है यहाँ पे, 3 वर्ष, नेक्स्ट है हमारा 3 वर्ष, है ना। आयु है आपका 8 से 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आयु जो है ना दोस्तों आपका 8 से 11 वर्ष है। कक्षा कौन सी होगी आपकी यहाँ पे, 3 से 5 तक। कक्षा कौन सी है यहाँ पे, 3 से 5 तक। और इससे पहले जो हम लोग फाउंडेशनल स्टेज में पढ़े थे, जो 5 वर्ष तक चलेगा, वो है कक्षा प्री से 2 तक। ठीक है, कक्षा प्री से 2 तक, है ना। और प्रिपरेटरी स्टेज जो है 3 वर्ष का रहेगा, उसमें आयु जो है 8 से 11 वर्ष है, कक्षा 3 से 5 तक, है ना, कक्षा 3 से 5 तक। और ये जो होगी वो शिक्षा कैसी होगी यहाँ पे, खोज और गतिविधि आधारित होगी, खोज और गतिविधि आधारित। याद रखना दोस्तों, स्टेजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है, इस कारण से मैं इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। आप देखते हैं यहाँ पे मिडिल स्टेज में 3 वर्ष की होगी, यहाँ पे आयु हो गया आपके 11 से 14 वर्ष के बीच में, और कक्षा होगा 6 से 8 वर्ष तक, 8 वर्ष बोलता हूं, 8 तक, 8वीं तक, 6वीं से लेके 8वीं तक। विषय आधारित विशेषज्ञता, अब जो है कक्षा 6 से 8 में आप लोग जो है विषय आधारित विशेषज्ञता की ओर आप लोग पढ़ाई करोगे। ठीक है, ये याद रखना, 6 से 8 तक प्रारंभ हो जाता है ना। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टेज, कितने वर्ष की होगी यहाँ पे, 4 वर्ष की हो, 4 वर्ष की होगी। आयु जो है 14 से 18, है ना, आयु क्या होगी आपकी, 14 से 18, है ना। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के दोस्तों, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पूरा स्टेज जो है प्रॉपर आसानी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट कैसा रहेगा, बहुविषयक और लचीलापन। इसमें जो है ना दोस्तों आप लोग जो है आसानी से सब्जेक्ट अपना चुन सकते हो। ठीक है, आसानी से आप लोग सब्जेक्ट चुन सकते हो। पहले 10+2 में क्या होता था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बायो वाले जो है गणित नहीं पढ़ सकते थे, अब आप लोग जो है बायो वाले गणित भी पढ़ सकते हो, कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो, संस्कृत भी पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अभी तो मैं जो है आप लोगों को बताता हूँ, कॉलेज में एग्जाम ड्यूटी में गया था ना, मेरा एग्जाम ड्यूटी लगा था कॉलेज में BSc वालों के साथ। ठीक है, तो BSc वाले, आर्ट्स वाले भी बैठे थे वहां पे, और बायो वाले बैठे थे, मैथ्स वाले बैठे थे।
किस सब्जेक्ट के लिए पता है आप लोगों को? बॉटनी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है बहुविषयक सब्जेक्ट वहां पे चुना हुआ था। इस कारण से ये प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, बुनियादी चरण पे, FLN, है ना, बुनियादी चरण पे FLN में, फाउंडेशनल स्टेज और FLN, है ना। लक्ष्य क्या है इसका दोस्तों? आप लोग देख सकते हो इमेज के माध्यम से इसका लक्ष्य आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं। लक्ष्य देखते हैं यहाँ पे, खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा पर पूर्ण ध्यान। कोई पाठ्य पुस्तक नहीं, केवल खेल और खिलौने से जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शिक्षक बैठा हुआ है और सिर्फ खेल और जो है खिलौने के माध्यम से बच्चों को सिखा रहा है। और जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विकलांग, सॉरी दिव्यांग और दृष्टि बाधित यहाँ पे जितने भी हैं, है ना, और इसमें आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन खेल और खिलौने के माध्यम से उनको आसानी से सिखाया जा रहा है क्लास में, है ना, बुनियादी चरण पे। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज पे ये आप लोग स्पष्ट रूप से इमेज में देख सकते हो दोस्तों। भाषा देखते हैं, सीखने का माध्यम मुख्य रूप से मातृभाषा, घर की भाषा होगी। मातृभाषा का अर्थ यहाँ पे जो है हिंदी से नहीं है, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है। जैसा मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, है ना, अब मातृभाषा मेरी छत्तीसगढ़ी होगी। जो बच्चे आसपास की जो भाषा जानते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, मैं उसी भाषा में जो है बच्चों को सिखाऊंगा, मतलब घर की भाषा में, ताकि बच्चे जो है एक शिक्षक के साथ कनेक्ट हो सके और आसानी से जो है बच्चे सीख सके, क्योंकि वहां पे शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ सुविधा दाता के रूप में जाना जाएगा। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ये है। अब देखते हैं हम लोग FLN के बारे में, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्सी पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। उद्देश्य देखते हैं, यह सुनिश्चित करना कि ग्रेड 3 तक प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणितीय संचालन में सक्षम हो, क्योंकि बच्चा जो है आसानी से जो है सीख पाएगा और क्रिएटिविटी करके सीख पाएगा। खेल खेल में जो बच्चे होते हैं ना, वो आसानी से सीख जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, है ना, आसानी से घुल मिल जाते हैं। जहां पे आप लोग इमेज में यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, समावेशी शिक्षा का ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण था। ठीक है, आसानी से आप लोगों को इमेज से समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज, खोज से विषय तक। ठीक है, खोज से विषय तक बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, पेन ले लेते हैं यहाँ पे हम अपना, है ना। प्रिपरेटरी स्टेज, है ना, प्रिपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5, है ना, याद रखना स्टेजेस को आप लोग, और कक्षाएं भी याद रखना। आप लोग आसानी से समझ सकते हो, इमेज में है, जो PDF है आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों सब चीज। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, खेल और गतिविधि के साथ साथ हल्की पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत, भाषा और गणित कौशल को मजबूत करना है। अब आप लोग जो है आसानी से जब प्रिपरेटरी स्टेज में पहुंचोगे ना, 3 से 5, जब तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच, तो थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक आप लोगों को दिया जाएगा और आसानी से आप लोगों को जो है सिखाया जाएगा दोस्तों। वहां पे किसी भी प्रकार से जो है दबाव जो है बच्चों के ऊपर आप लोगों को लेकिन नहीं डालना है, प्यार से, सहज रूप से, है ना, और खेल खेल में बच्चों को वहां पे सिखाना है। आशा करता हूँ पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मिडिल स्टेज में, कक्षा 6 से 8, है ना, 6वीं से 8वीं की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों का परिचय। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, यहाँ पे विज्ञान से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो बच्चा है ये कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे जो है आसानी से आप लोग इमेजेस के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इन चीजों को भूलो मत। ठीक है, रिवीजन बस करो, आप लोग जो है एग्जाम में आसानी से स्टेजेस को बता सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कौशल विकास। इस चरण में व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, इस चरण में व्यावसायिक जो शिक्षा का परिचय, जैसे कोडिंग, है ना, बढ़ईगिरी आदि। यहाँ पे आप लोग सब चीज देख सकते हो। यहाँ पे व्हील चेयर में बैठा हमारे पास दिव्यांग बच्चा है ना, दृष्टिबाधित बच्चा है ना, और कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे बच्चा सीख रहा है आसानी से। बच्चे आपस में घुल मिलकर
है ना। और समावेशी शिक्षा, यहाँ पे समावेशन है सभी बच्चों का, है ना। कोई बच्चा जो है किसी के साथ जो है मतभेद नहीं है, सब जो है आराम से प्यार से बैठकर वहां पे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। और एक जो शिक्षक है ना, यहाँ पे एक सुविधादाता के रूप में यहाँ पे जो है अपना कार्य कर रही है ना। बस इतना याद रखना है। हर एक जो पॉइंट बोल रहा हूं ना दोस्तों, ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा, ठीक है। मूल्यांकन देखते हैं यहाँ पे, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। रटने के बजाय अवधारणात्मक समझ पर आधारित मूल्यांकन, है ना। पहले जो मूल्यांकन होता था सिर्फ कागज और पेन के आधारित पे आप लोगों का नंबर कितना आता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना जाता था। लेकिन अब जो है आपके विचारशील क्या है, आपके पास स्किल क्या है ना, आपका गुण क्या है, आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कैसे हैं, आप आसानी से चीजों को सीख सकते हो, उसे अप्लाई कैसे करते हो, इसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। आशा करता हूं मूल्यांकन कैसे है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। माध्यमिक स्तर देखते हैं, सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पे लचीलापन और बहुविषयक शिक्षा। याद रखना दोस्तों, जो माध्यमिक स्तर पर जो सेकेंडरी स्टेज जो है ना, 9वीं से 10वीं, है ना, कक्षा 11वीं और 12वीं, इसमें जो है ना दोस्तों 14 जो साल होता है ना यहाँ पे वर्ष एक बालक का, है ना, मतलब वो एक किशोरावस्था की स्टेज में पहुंचा हुआ है। 14 से 18 के बीच में किशोरावस्था जो होता है तूफान का अवस्था होता है, ये आप लोग याद रखना। बच्चे के जो माइंड में है हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है, उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आप लोगों को जो है शिक्षा का स्तर जो है लचीला पर रखना है और बहुविषयक होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से इंटरेक्ट करके सीख सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। भौतिकी, इतिहास, संगीत, गणित, है ना, मल्टीपल, मैंने उदाहरण इससे पहले दिया हुआ था। पहले जो है साइंस वाला साइंस ही पढ़ सकता था, कॉमर्स वाला कॉमर्स, आर्ट्स वाले आर्ट्स, मैथ्स वाले मैथ्स ही पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हर प्रकार से जो शिक्षा को लचीलापन बना दिया गया है, ताकि बच्चा जो है आने वाले भविष्य में भटक ना सके, रोजगार के लिए स्वरोजगार की ओर जा सके, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे संरचना देखते हैं, ठीक है। 2 चरणों में विभाजित, कक्षा 9वीं से 10वीं और कक्षा 11वीं से 12वीं, ये आप लोग याद रखना। कोई स्ट्रीम नहीं, विज्ञान, वाणिज्य और कला के बीच कोई कठोर लगाव नहीं, छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखो, एक छात्र भौतिकी के साथ इतिहास या रसायन विज्ञान के साथ संगीत पढ़ सकता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया। सेमेस्टर प्रणाली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ना। मैंने आप लोगों को बताया, मैं एग्जाम लेने के लिए गया था, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम, सेमेस्टर ही एग्जाम है वो, है ना। बोर्ड परीक्षाओं के दबाव को कम करने के लिए वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि हम देखते थे कि बच्चे जो हैं बहुत मात्रा में सुसाइड भी कर लेते थे अगर उनका नंबर अच्छे नहीं आते थे। तो इसी दबाव के कारण जो है, इसी लगाव के कारण शिक्षा पद्धति को लचीला बनाया गया। आशा करता हूं दोस्तों पॉइंट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा, गणित और विज्ञान का नया दृष्टिकोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा, गणित और विज्ञान ये आपका साइंस से सब्जेक्ट हो गया। भाषा हिंदी, इंग्लिश, है ना, इससे सब्जेक्ट हो गया। पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों, सीडीपी में तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन आपके पैडागोजी में भी क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाता है, इस कारण से बता रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं भाषा शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है देखते हैं। और बहुभाषावाद को बढ़ावा, ठीक है। ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को प्राथमिकता, मैंने बताया ना त्रिभाषा, एक तो आपका जो क्षेत्रीय भाषा वो हो गया, एक आपका हिंदी हो गया, एक आपका इंग्लिश हो गया, 3 भाषा, बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और प्रमुख रूप से जो है बच्चों को अपनी ही जो आसपास के वातावरण में जो शिक्षा ना उसे देना है, उस भाषा में देना है। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख ही सकते हो दोस्तों, है ना। एक मैडम है यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है ना, तेलुगु में लिखी हुई है, कन्नड़ में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है ना। बच्चे जो है आपस में अलग अलग भाषा वाले होते हैं, एक क्लास में है यहाँ पे। जैसे आप लोग केवीएस में जाओगे, वहां पे तो अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपको तो जो है लैंग्वेज का ज्ञान होना ही चाहिए, है ना, एक शिक्षक को तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो त्रिभाषा जो सूत्र है ना, आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। गणित, रटने के बजाय तार्किक सोच और समस्या समाधान पर ध्यान, गणित को जीवन के अनुभवों से जोड़ना, है ना।
यहाँ पे बच्चों को देख सकते हो आप लोग, बच्चे किस प्रकार से गणित को है प्रैक्टिकल तौर पे गणितीय रूप से खेल खेल में बच्चा जो है आसानी से सीख रहा है। ये जो यहाँ पे खिलौना रखा हुआ है ना, मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना इसे क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों इसे कहते क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, पूछताछ आधारित और प्रयोगात्मक शिक्षा पर जोर, छात्रों को वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे आप लोगों को माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, और एक व्हील चेयर में बैठी हुई यहाँ पे दिव्यांग बच्ची बैठी हुई है। आप लोग देखो, एक नॉर्मल बच्चा है, एक दिव्यांग बच्ची है, दोनों जो है साथ में जो है प्रायोगिक अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बायो से लेके विज्ञान को लेकर, है ना। आसानी से किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं है वहां पे, ना ही घृणा है ना। तो बच्चों को समावेशी शिक्षा में हम लोगों को इसी प्रकार से डालना है और उनके मन में जितनी भी दुविधाएं उत्पन्न हमें नहीं करना है ना। सामाजिक जो अभी सामाजिक दृष्टिकोण से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जितने मतभेद हैं, जाति धर्म, इन सभी चीजों से हमें दूर रखना है ना। क्योंकि शिक्षा जो है बच्चों को देना कैसे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, आप किस प्रकार के शिक्षक बनोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कला और खेल, इन्हें मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जाएगा, ना कि अतिरिक्त गतिविधि। क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि एक बच्चा जो है कलात्मक रूप से जो क्या क्या सीख सकता है और अपने जो विकास होता है ना, उसे किस प्रकार से कर सकता है, क्रिएटिविटी, है ना। और खेल के माध्यम से, क्योंकि आप लोग देखे होंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, है ना, खेल को कितना बड़ा महत्व के रूप में उन्होंने जाना। खेल के दृष्टिकोण से हमारा देश जो है पीछे रह गया है इस कारण से। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एनसीएफ 2023 मातृभाषा और बहुभाषिकता पर निरंतर बल दिया गया है। भाषा शिक्षा एनसीएफ कैसा है, बहुभाषिकता, मातृभाषा, केवल एक भाषा, संप्रेषण। तो आप लोग बताइए मुझे। कूट वाले प्रश्न है दोस्तों, मैंने उत्तर भी दे दिया है ताकि आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया बहुभाषिकता होगा, है ना, आपकी मातृभाषा होगा, वहां पे केवल एक भाषा पर जोर नहीं है तो नेगेटिव है, केवल वर्ड आ गया मतलब वो नेगेटिव है, तुरंत काट देना। और संप्रेषण, तो यहाँ पे आंसर तो पहले से ही था ए बी डी, ए बी डी, ए ऑप्शन होगा, है ना, ताकि आप लोग जो है डायरेक्ट आंसर जान सको और स्किप करके भी आप लोग वीडियो देख सकते हो, है ना। व्यू पाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए बना रहा हूँ, आसानी से आप लोग समझ सको इस कारण से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मूल्यांकन में क्रांति, सीखने के लिए आकलन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को जो है ना ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी तरीके से यहाँ पे इसको बनाया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखना, ये आप लोगों के जमाने का रिपोर्ट कार्ड है और ये जो है अब के जमाने का रिपोर्ट कार्ड होगा। कितना अच्छा और जो है कितना क्रिएटिविटी दिख रहा है ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। देखो कौन सा आप लोगों को ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो आप लोगों को कौन सा ज्यादा अच्छा, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। बदलाव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग और एस लर्निंग की ओर बदलाव हुआ है ना। अब इसे मैं आसानी से आप लोगों को समझाता हूं। पहले जो है नंबर आप लोगों को दिया जाता था, है ना। मैंने तो यहाँ पे रूल में भी मार खाया क्योंकि मेरा नंबर कम आता था गणित में, इस कारण से। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ना। अब जो है नंबर कम भी आ गया ना, तो उसके लिए जो है आप लोगों को आसानी से सिखाया जाएगा, प्यार से आप लोगों को समझाया जाएगा कि गलती कहाँ पे हुआ है, तो ये हो जाएगा। और गलती हो कहाँ रही है ना, इसके ऊपर जो है पर्टिकुलर एक टीचर आपके ऊपर ना ध्यान देंगे वहां पे और तुरंत वहां पे सुधारेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसा कि आप लोग कोचिंग में जाते हो, तो वहां पे कोचिंग में जाओगे तो टीचर आप लोगों को पहले से रोकता है और टोकता है, नहीं बेटा इसको यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कर सकते हो आसानी से, है ना। समझ में आया ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की ओर। 360 डिग्री मूल्यांकन, जिसमें स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन शामिल है। इसमें जो है ना दोस्तों 360 डिग्री में ना सभी प्रकार से आप लोगों का, आप लोग जो है, आप तो शिक्षक हो, बच्चे का समग्र मूल्यांकन करना है। आपका भी यहाँ पे मूल्यांकन होगा क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के नंबर ही बताएंगे ना। आप लोग मुझे एक दिन कमेंट, मेरे क्लास देख रहे हो ना, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप लोगों का सी टेट और सीजी टेट किस किस का पास हो गया यहाँ पे, तो मुझे खुशी होगी ना यहाँ पे।
कि हाँ मैंने जो इतना मेहनत से पीपीटी बनाया है, आसान तरीके से आप लोग समझ सको, ये मेरा कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक का भी तो मूल्यांकन हुआ ना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। बोर्ड परीक्षा सुधार अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। छात्रों को सर्वश्रेष्ठ स्कोर रखने का मौका मिलेगा। अभी मैंने इससे पहले जो स्लाइड था उसमें मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें परीक्षा रटने की क्षमता के बजाय मूल दक्षताओं और समझ का परीक्षण करेगी कि आप लोग जो है कितना सीखे, है ना, और उसे किस तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करोगे, है ना, किस प्रकार से प्रयोग करोगे, है ना, इस पर जोर देती है। नंबर तो अब बहुत है दोस्तों सभी के पास, डिग्री भी बहुत है सभी के पास, लेकिन वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। सिर्फ सरकारी नौकरी के बदौलत अगर आप लोग बैठे रहोगे, है ना, तो क्या आप लोग उसी को जो है सफलता का एक माध्यम मानते हो? मैं तो ऐसा नहीं मानता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एनसीएफ 2023 की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे, सीखने में सुधार के लिए फीडबैक देखते हैं। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अभी जस्ट हम लोग पढ़ के एनसीएफ 2023 में सीख में सुधार, भय, योग्यता मापन, फीडबैक, कूट वाले प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो सीख में सुधार पॉजिटिव वर्ड है, भय नेगेटिव वर्ड है, काट दो। योग्यता मापन सही है। ठीक है, फीडबैक देना चाहिए एक शिक्षक को एक बच्चे को। ठीक है, तो ए सी डी, यहाँ पे ए सी और डी, ऑप्शन ए सही होगा। कूट वाले प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, शिक्षक की नई भूमिका। ठीक है, यहाँ पे जो है शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, है ना, मैंने आप लोगों को हिंट में तो बताया हुआ है। ठीक है, कई बार इसको बताया, आपको बोला शिक्षक की नई भूमिका और व्यवसायिक विकास कैसे होगा उसको देखते हैं। उससे पहले आप लोग जो है यहाँ पे ग्रुप देखो, है ना, यहाँ पे बच्चों को देखो, यहाँ पे एक शिक्षक और एक विकलांग बच्चा है ना, उसको देखो, और यहाँ पे बच्चों को देखो, यहाँ पे बोर्ड है उसको देखिए आप। ये कौन सा शिक्षा है? समावेशी शिक्षा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया, आप लोग जाकर जरूर देखना दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। इसी प्रकार से इमेजेस उसमें भी ऐड हुआ है। ठीक है, आसानी से आप लोग समझ सकते हो। क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीटेट में, है ना, और इससे रिलेटेड आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, है ना, आसानी से समझिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे शिक्षक की भूमिका। शिक्षक अब सिर्फ ज्ञान के दाता नहीं बल्कि सुगम करता, मतलब फैसिलिटर और मार्गदर्शक होंगे, है ना, मेंटोर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना। इस कारण से मैं इसको आप लोगों को इमेजेस के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आप लोग कभी मत भूलो। ठीक है, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे कि CWSN के लिए एक समावेशी और सहायक कक्षा का वातावरण बनाना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, एक प्यारा सा टीचर है, एक प्यारा सा बच्चा है ना, व्हील चेयर में बैठा हुआ दिव्यांग, है ना, इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। और प्यार से प्रेम पूर्वक बच्चों को सिखाने वाला। ठीक है, और उसके नजर में जो है ना, कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जाति, ना धर्म, ना जात पात से रिलेटेड। ठीक है, आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में होगा। चलिए देखते हैं प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास CPD अनिवार्य होगा, प्रति वर्ष 50 घंटे। ठीक है ना, व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण में शिक्षकों के लिए निरंतर, क्योंकि शिक्षकों के लिए जो निरंतर व्यावसायिक विकास CPD अनिवार्य प्रति वर्ष 50 घंटे का इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि आप एक शिक्षक बनना चाहते हो, तो आप लोगों को बच्चे को हैंडल कैसे करना है, उनको समझाना कैसे, किस बच्चे को किस प्रकार से, अगर उसे ऑटिज्म है तो कैसे, है ना, डिसलेक्सिया है तो कैसे, या बच्चा विकलांग है तो उसको कैसे हम दिव्यांग है तो कैसे उसको जो है हम लोग हैंडल करेंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, ये जानना जरूरी है ना आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। देखते हैं दोस्तों, तकनीकी का उपयोग। शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में निपुणता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिजिटल उपकरण, यहाँ पे टैबलेट पकड़ा हुआ है, ये पेन टैब है ना, और मैं भी आप लोगों को टच बोर्ड के माध्यम से आसानी से समझा रहा हूँ। ये पेन है इसका, है ना, आप लोग जो है विजुअलाइजेशन के तरीके से इमेजेस को बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से समझ सको, है नहीं, तो आप लोग आसानी से इन सभी पॉइंट को समझ जाओगे। बस और कुछ नहीं है, बस इसी चीज को आप लोग जिस स्कूल में जाओगे उस बच्चों के ऊपर अप्लाई करना। आप लोग उसको पूछ सकते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है पीपीटी आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एनसीएफ 2023 में मेंटर और सीखने की प्रक्रिया का निर्माता।
एनसीएफ 2023 में शिक्षक की भूमिका क्या है यहाँ पे? फैसिलिटेटर, मेंटोर, है ना, डिक्टेटर, लर्निंग और डिजाइनर, है ना। तो यहाँ पे जो है आप लोग ये जो नेगेटिव पॉइंट है, फैसिलिटेटर पॉजिटिव है, मेंटर फर्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लर्निंग ऑफ डिजाइनर भी पॉजिटिव होगा। तो ए, बी और डी, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है कूट वाले प्रश्न है तो सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट तरीके से। डिजिटल शिक्षा और समुदाय की भागीदारी देखते हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डिजिटल शिक्षा और समुदाय की भागीदारी, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। मैं अभी, आप लोग जो है अपने घर में बैठे हो, आराम से बैठे हो, एक तरफ नाश्ता कर रहे होगे, चाय पी रहे होगे, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आसानी से मोबाइल में आप लोग पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, डिजिटल शिक्षा है ना। आप लोग भी आने वाला जो समय होगा ना, वो इसी प्रकार से स्कूल में, है ना। एससीईआरटी, एनसीईआरटी ने तो प्रारंभ कर ही दिया है, केंद्र ने। राज्य भी जल्द से जल्द जो है एससीईआरटी जो है ऐप बनाएगा और इसी प्रकार से आप बच्चा जो है घर में बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, अब इसको पढ़ लेते हैं। डिजिटल शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का नैतिक और प्रभावी एकीकरण, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है ना। बच्ची जो है देखो किस प्रकार से सीख रही है अपने आप में, है ना। ऑनलाइन सामग्री, उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तक पहुंच बढ़ाना। आप लोग जो है मेरे पास उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ पे सीपीडी का, है ना, पेडागोजी का यहाँ पे सीडीपी का, ठीक है, सीडीपी का जो है यहाँ पे कंटेंट है दोस्तों, है नहीं, मेरे पास कंटेंट है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग जो है उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पे शिक्षक के पास, है ना, और कंटेंट के पास पहुंच गए ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मजेदार तरीके से। स्कूल समुदाय संबंध, स्कूल को एक सामाजिक चेतना केंद्र बनाना। ठीक है, स्कूल को एक सामाजिक चेतना केंद्र बनाना है। किसी भी प्रकार से जो है संस्था को बच्चों के ऊपर नहीं थोपना है ना, किसी भी जिम्मेदारी को, है ना, किसी भी प्रकार से बच्चों के ऊपर हमें दबाव नहीं डालना है, ये हमें सिखाता है। बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, है नहीं। चलिए आगे बढ़ते, भागीदारी देखते हैं। माता पिता और स्थानीय समुदाय को स्कूल की गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। आपके जो माता पिता हैं, आप जब स्कूल जाते थे छोटे छोटे, तो उनकी भागीदारी क्या थी? मीटिंग में पहुंचते थे कि नहीं, है ना, टीचर के साथ उनका कनेक्शन कैसा था? उस समय शायद नहीं होता था, लेकिन अब जो है इसे महत्वपूर्ण माना हुआ है। तो अब आप जो है जब एक शिक्षक बन जाओगे ना, तो सबके माता पिता से आप लोगों को मिलना होगा, एक मीटिंग करना होगा, है ना। बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, बच्चों की विकास के लिए ये जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन कर लेते हैं, नवाचार के लिए डिजिटल शिक्षा। ठीक है, डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, है ना। तो सार्थक तकनीक, सहयोग, केवल ऑनलाइन या नवाचार, है ना। तो यहाँ पे आप लोग बताओ मुझे, सार्थक तकनीक सही है, पॉजिटिव वर्ड है। सहयोग पॉजिटिव वर्ड है। केवल, ये जो केवल वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, ये हमेशा याद रखना, इसे देखते ही काट देना। नवाचार, तो ए, बी और डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो कूट वाले प्रश्न थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आने लगा है, इस कारण से जो है मैंने पैटर्न इसी प्रकार से बनाया हुआ था। ठीक है, अब जो है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। लाभ और चुनौतियां देखते हैं दोस्तों, इससे जो है लाभ क्या क्या होगा और चुनौतियां क्या क्या आएगी, है ना। तो लाभ देखते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले लाभ देखते हैं, रटंत विद्या का अंत और कौशल आधारित शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। छात्र पर पाठ्यक्रम और शिक्षा का बोझ कम होगा, है नहीं, समझ में आया होगा ये पॉइंट। व्यवसायिक शिक्षा से रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, है नहीं, ये भी समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चुनौतियां, लाखों शिक्षकों का प्रशिक्षण और पुनः कौशल, है ना। अब आप लोग बताओ कि पहले जो शिक्षण जो पद्धति थी ना, वो इस प्रकार से नहीं थी, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा सरकार को सभी चीजों को मैनेज करने में, थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना दोस्तों इन चीजों को मैनेज करने में, है ना। तो ये जो है चुनौतियां है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इन चीजों के ऊपर काम करना ही चाहिए, है ना। अब देखते हैं, आवश्यक बुनियादी ढांचा और संसाधन, मतलब विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करना। अब आप लोग बताओ, शहर में जो तो ये सारी चीजें जो है आसानी से लागू हो सकता है ना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कहीं पे भी
बिजली नहीं पहुंचा हुआ है। नेटवर्क टावर है ना, जो मोबाइल नेटवर्क है ना, वो यहाँ पे नहीं पहुंचा हुआ है। कनेक्शन जो बिजली की होती है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा यहाँ पे चुनौती है दोस्तों। मूल्यांकन प्रणाली देखते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव को लागू करना, क्योंकि जो मूल्यांकन प्रणाली है ना, एक साथ एक ही पैटर्न में लगातार चल रही थी। अब उसे अचानक चेंज करने में बहुत सारी दुविधा आएंगी, चुनौती आएंगी सामने में, क्योंकि पैटर्न हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। हर चीज में हम लोगों को टाइपिंग की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट बना हुआ है उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। परीक्षा में पूछे जाने योग्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, है ना। वीडियो को जो समाप्त करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक। ठीक है, जल्दी से फटाफट, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। और फ्लैश कार्ड के माध्यम से मैंने ये जो है पूरा बोर्ड बनाया हुआ है, ताकि एग्जाम के पॉइंट आउट से, ताकि आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर सको, प्रिंट आउट कर लेना। मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। संरचना देखो यहाँ पे, एनईपी 2020 5+3+3+4 है। आयु है 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, इससे क्वेश्चन बनता ही है। समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। मार्गदर्शक नीति एनईपी 2020 है 2023 का, है ना, एनसीएफएस का। एफएलएन का लक्ष्य ग्रेड 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, है ना। बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार, सेमेस्टर आधारित। शिक्षक प्रशिक्षण सीपीडी प्रति वर्ष 50 घंटे। मूल्यांकन 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड। मुख्य फोकस बहुभाषावाद और भारतीय ज्ञान प्रणाली। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। रविवार में ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन का जो पॉइंट लाया था आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक नजर में संपूर्ण सारांश देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे समय देना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे संरचना 5+3+3+4 का 5 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे तीसरे स्टेज में सीखेंगे, इसको हम लोगों ने पूरा जाना था। दर्शन देखते हैं, फिलोसॉफी, बाल केंद्रित और भारतीय ज्ञान होना चाहिए, इसको पूरा हम लोग डिटेल में पढ़े हुए। ठीक है, पाठ्यक्रम देखते हैं, बहुविषयक होना चाहिए, कला खेल एकीकृत होना चाहिए, एफएलएन। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने पूरा पढ़ा। मूल्यांकन देखते हैं दोस्तों, 360 डिग्री कार्ड, है ना, और 2 बोर्ड परीक्षा लिया जाना चाहिए। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाता है कि एनसीएफएस 2023 की प्रमुख जो सिद्धांत है ना, वो क्या क्या है, जो उद्देश्य है वो क्या क्या है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनाया जाता है। इस कारण से मैंने इसे इस प्रकार के रूप में पैराग्राफ फ्लो चार्ट में आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक शिक्षक की भूमिका देखते हैं, सुगम करता, 50 घंटे सीपीडी ट्रेनिंग होगा उसका। ठीक है, लक्ष्य देखते हैं, एक टीचर का ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों। ठीक है, और लक्ष्य देखते हैं, गोल समग्र विकास एक बालक का 21वीं सदी के कौशल के रूप में। ठीक है, 21वीं सदी के कौशल के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। अब मैं दोस्तों आशा करता हूं कि एनसीएफएस 2023 का ये जो पूरा पॉइंट था ना, वो आप लोगों को समझ में होगा। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया। अब जो है हम लोग एनसीएफएस 2005 देखते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके, उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, सीखने का एक नया नजरिया, रटने से समझने तक का सफर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। आप लोग जो है इसको भी देखिए, आसानी से समझना। ठीक है, बहुत आसान तरीके से देखते हैं, है ना, बहुत आसान तरीके से जो है मैं हर एक पॉइंट को आप लोगों को समझाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करें। क्या करते हैं, क्या पढ़ाई बोझ लगनी चाहिए या वास्तव में एनसीएफ 2005 इसी प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, क्या पढ़ाई जो है आप लोगों को बोझ लगती है ना, या उत्सव लगेगा। इस प्रकार से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे पूरा याद हो गया, है ना। एनसीएफएस 2023 था ना, पूरा याद हो गया। एनसीएफ 2005 भी याद हो गया, इस पैटर्न में जब मैंने कार्टून इमेजों के साथ जो है पढ़ाई की अपना। तो अब आप लोग भी भूल नहीं पाओगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 इस प्रश्न का उत्तर है, याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
ज्ञान 2005 एनसीएफ 2005 ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। इसको इस आंसर को करने से पहले है ना हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 एक परिचय और निर्माण देखते हैं दोस्तों। पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। निर्माता कौन है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका डायरेक्ट जो है ना दोस्तों एनसीएफ 2005 का पूरा नाम भी पूछा जाता है और निर्माता कौन है उसका एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाता है ना। अध्यक्षता कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किया गया। यहाँ पे प्रोफेसर जी आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। कौन है? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। वहां पे कौन थे अध्यक्षता? एनईपी 2020 एनसीईआरटी वहां पे भी था, लेकिन अध्यक्षता कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुख्य सूत्र, इसका केंद्रीय विचार शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो रटंत प्रणाली के विरुद्ध है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है, याद रखना। एनसीएफ 2000 जो मुख्य सूत्र क्या है पूछा जाता है, तो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो रटन प्रणाली के विरुद्ध है। इससे भी डायरेक्ट पॉइंट बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, यह भारत का चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 1975, 1988, 2000 के बाद है। चौथा, पांचवा कौन सा है आप लोगों को सबको पता चल गया होगा, है नी। और चौथा कौन सा है? एनसीएफ 2005। पहला कौन सा है? 1975, दूसरा कौन सा है? 1988, तीसरा कौन सा है? 2000, और उसके बाद 2005, और उसके बाद 2023। एग्जाम पॉइंट से देख लेते हैं यहाँ पे, एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो उत्तर है प्रोफेसर यशपाल जी के। क्वेश्चन बन गया ना आप लोगों का। याद रखना दोस्तों, इसमें से जितने पॉइंट है ना पूरा एग्जाम में आया हुआ है, इस कारण से मैंने पूरा पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखा हुआ हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर तो मैंने दे दिया है, पढ़ लेते हैं। ज्ञान को जीवन से जोड़ना, पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। रटन प्रणाली को बढ़ावा देना, गलत। रटन मतलब नेगेटिव, बाल केंद्रित शिक्षा पॉजिटिव, परीक्षा केंद्रित शिक्षा नेगेटिव, परीक्षा केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना है हम लोगों को। असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है हम लोगों को। अभी तो जस्ट एनसीएफएस 2023 में हम लोग पढ़ के आए, तो आंसर तो मिल गया आप लोगों को, ए और सी, ठीक है। यहाँ पे ए और सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बदलाव की जरूरत क्यों और लक्ष्य क्या था, है ना। समस्या देखते हैं। पुरानी शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित और रटंत विद्या, रोट लर्निंग पर आधारित थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, डायरेक्ट। इस इमेज में देखिए, बच्चा जो है परेशान हो जाता था बुक पढ़ के, रट के। लक्ष्य देखो, अब नया वाले में बच्चा खुश है ना, सीख रहे हैं आसानी से, है ना, समझ गए ना। अब देखते हैं अभाव, बच्चों की वास्तविक समझ और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास नहीं हो रहा था। इस कारण से लक्ष्य से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखना, है ना। लक्ष्य फर्स्ट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय और बोझ मुक्त बनाना, बच्चों में सोचने समझने मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। लक्ष्य 3 देखो, पाठ्यक्रम को किताबों से निकालकर बच्चों के सर्वांगीण विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना। ये जितने भी पॉइंट है ना दोस्तों, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है, और आप लोग जो है आसानी से समझ गए होंगे। मैं तो समझ गया, आप लोग भी समझ गए होंगे, है नहीं। पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे टीचिंग टिप देखते हैं, क्वेश्चन है ये, है ना। कक्षा में चर्चा करें कि रटने और समझने में क्या अंतर है। छात्रों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहें यहाँ पे, क्योंकि छात्र जब तक जो है बोलते नहीं है एक शिक्षक के सामने ना, मतलब बच्चा जो है आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करे, घुल मिल नहीं पाए, आप एक अच्छे शिक्षक के तौर पे वहां पे नहीं जाने जाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बनाया जाता है, ध्यान देना इस पॉइंट पर। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और प्यार से समझाता हूं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला पॉइंट। ज्ञान को
स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। मैं भी तो वैसे ही कर रहा हूँ ना, है ना, मैं भी तो वैसे ही कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। या अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने की विधि से मुक्त है। पहले जो होता था किताबों से केवल रटते थे, अगर बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पे कुछ भी दे दो या कुछ भी पूछ दो या कुछ भी करने के लिए कहोगे ना तो वो नहीं कर पाते थे। तो उससे हम लोगों को बच्चों को मुक्त करना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा। पाठ्यचर्या को इतना समृद्ध करना कि वह पाठ्य पुस्तकों से आगे जाए, है ना। पाठ्यचर्या को इतना हमें समृद्ध करना है कि पाठ्य पुस्तकों से आगे चले जाए। बच्चे जो है अपने काल्पनिक स्तर से हर एक चीजों को सोच सोच कर, क्रिटिकल थिंकिंग करके आसानी से उन सब चीजों को समझ कर नए जो सिद्धांत है, नए विकास है, नए वैज्ञानिक खोज है उसे कर सके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से बच्चों को जोड़ना ताकि बच्चे जो है हर दिन स्कूल आए, है ना। बच्चे जो है हर दिन जो है स्कूल आए, अच्छे से सीखे, उनको जो है परीक्षाओं से डर ना लगे, है ना। क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एग्जाम से डरते थे, है ना। तो उसे लचीला बनाना है हमें। और एनसीएफ 2023 क्या कहते हैं, 2 प्रकार से परीक्षाएं होंगी, है ना। अब आप लोगों को समझ में होगा कि मैंने एनसीएफएस 2023 को पहले क्यों पढ़ाया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी पहचान का विकास करना जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी की प्रति आस्था हो, है ना। एग्जाम पॉइंट देखते हैं, ये 5 सिद्धांत एनसीएफ 2005 की आत्मा है। परीक्षा में इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें याद रखना अनिवार्य है। मैंने बार बार आप लोगों को समझाया। ठीक है, है ना दोस्तों। अब जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं ज्ञान का निर्माण रचनावाद का सिद्धांत, है ना। ज्ञान का निर्माण रचनावाद का सिद्धांत आखिर है क्या, है ना। एनसीएफ में ये जो है प्रमुख रूप से भूमिका कैसे निभाता है नी। एनसीएफ 2005 पूरी तरह से रचनावाद, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के सिद्धांत पर आधारित है ना। ये आप लोग याद रखना, रचनावाद, जीन प्याजे, लेव वायगोस्की, कोहलबर्ग, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मनोवैज्ञानिक और है, कौन है आप लोग बताओ मुझे, हावर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, रचनावाद मतलब बच्चे कर करके सीखते हैं, एक्टिव लर्निंग लर्नर होते हैं वो। बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पे हम लोगों को लाना है, समावेशी शिक्षा बढ़ाना है नी। ये है एनसीएफ 2005। इसका मानना है कि बच्चे ज्ञान के निषेध्य प्राप्त करता नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता, एक्टिव एक्टिव लर्नर होते हैं यहाँ पे। किसने कहा था एक्टिव लर्नर बच्चों को, जीन प्याजे ने। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खोज खोज करके सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के आधार पर स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये आप लोग याद रखना इस टॉपिक को, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। शिक्षक का कार्य ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे खोजबीन, है ना, खोजबीन और प्रयोग कर कर करके सीखे, है ना। शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना है वहां पे, बच्चे जो है आपसे डरे ना, आपसे घुल मिलकर हर एक चीजों को आपके साथ शेयर करें और खुद से बोले कि सर हमें ऐसा पढ़ाइए, सर हम ये चीजों को ऐसा करके सीख सकते हैं, है नहीं। जब आप लोग एक टीचर बन जाओगे ना, बच्चा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा। अब आप लोग विज्ञान वाले टीचर वहां पे बनोगे, ठीक है, तो विज्ञान से रिलेटेड बच्चों को प्रयोग कर करके बताओगे, बच्चे भी उन सभी चीजों को प्रयोग कर करके सीखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं एग्जाम पॉइंट में क्या है। एनसीएफ 2005 किस शैक्षिक सिद्धांत पर आधारित है, उत्तर होगा रचनावाद, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं दोस्तों कक्षा में नई भूमिकाएं, एक शिक्षक और विद्यार्थी, है ना। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि आखिर एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा रहना चाहिए। अब बच्चों को तो ये बातें नहीं बता सकते, तो आपको ये सारी चीजें समझना होगा कि एक शिक्षक को बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार से यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाहिए, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं शिक्षक की भूमिका फैसिलिटर के रूप में। वह एक सुगम करता, मतलब फैसिलिटर है जो सीखने को आसान बनाता है, कौन, एक शिक्षक दोस्तों।
वह एक मार्गदर्शक, गाइड और प्रेरक, मोटिवेटर है ना। ज्ञान का स्रोत मात्र नहीं है एक शिक्षक। आप लोगों को बच्चे जब निराश है ना तो उनको मोटिवेट करना है, गाइड करना है, एक एक्टिव लर्नर की तरह, मतलब एक एक्टिव वहां पे ना आप लोगों को, जो बच्चे हैं एक्टिव लर्नर बच्चे, उनको आप लोगों को सिखाना है, वहां पे आप लोगों को एक्टिव रहना है, ठीक है। बच्चे को देखते हैं विद्यार्थी की भूमिका, एक्टिव लर्नर, वह एक सक्रिय शिक्षार्थी, निषेध्य श्रोता नहीं है ना। मतलब बच्चे जो है खाली स्लेट, खाली बर्तन की तरह नहीं है, एक सक्रिय विद्यार्थी होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं, हर चीजों को वो सीखते हैं, हर चीजों को पकड़ पकड़ लेते हैं, वो पकड़ के सीखते हैं, हर बातों को पकड़ते हैं और आपके हर एक्टिविटी को वो समझते हैं। ये आप लोग याद रखना कि बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं करके, ठीक है। बच्चे जो हैं अपने आप में एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हैं हर एक चीजों को, याद रखना बच्चे बहुत चालाक होते हैं, है ना। छोटा बच्चा जान के मत समझाना उनको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसे प्रश्न पूछने, बहस करने और अपनी राय व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता आप लोगों को देनी है। मैंने पहले स्लाइड में बताया हुआ है सारी बातों को। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, असफलता का संकेत नहीं। अगर बच्चे जो है गलती कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप लोग याद रखना इन चीजों को कि बच्चे जो है गलती कर रहे हैं तो उनको डांटना नहीं है ना। बच्चे गलती कर रहे हैं तो डांटना नहीं है, असफलता का संकेत नहीं है, वो सफलता का संकेत है कि बच्चे अपने आप से तो कुछ कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है, बच्चे कर तो रहे हैं, निष्क्रिय तो नहीं है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक एक फैसिलिटेटर या सुगम करता है। यह शब्द परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। इससे पहले जो हम लोग एनसीएफ 2023 में क्वेश्चन किया हुआ था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, फैसिलिटेटर क्वेश्चन किया हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट सीखने सिखाने की नई पद्धतियां देखते हैं, पेडागोजी, है ना। सीखने सिखाने की पद्धतियां, गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर सर्वाधिक जोर देते हैं। किसने कहा था मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप लोग इमेज में देख सकते हो, बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे, है ना, यहाँ पे गेम्स के माध्यम से खेल रहे हैं। आशा करता हूँ पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सामूहिक कार्य, ग्रुप वर्क, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। पीयर लर्निंग, है ना, ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे भी ग्रुप लर्निंग, यहाँ पे भी बच्चे जो है ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, है ना। चर्चा और संवाद, यहाँ पे चर्चा और संवाद भी कर रहे हैं, है ना। शांत कक्षा नहीं बल्कि एक व्यस्त और क्रियाशील कक्षा एनसीएफ 2005 का लक्ष्य है। बच्चे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है नहीं, पूरा जो बच्चे है ना स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, आसानी से आप लोग समझ सकते हो, पॉइंट को कभी नहीं भूलोगे दोस्तों इस प्रकार से पढ़ोगे तो। इस कारण से मैंने ऐसा पीपीटी बना के लाया है आप लोगों को, है ना, कि दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कंटेंट या बुक खरीदने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इस टॉपिक को आप लोग एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग टिप देख लेते हैं। अपनी कक्षा को एक मिनी लैब बनाए जहां बच्चे प्रयोग करने, सवाल पूछने और खोजने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, एनसीएफ 2005 रुचि, गति और सक्रिय सहभागिता किस प्रकार से होगी। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों, प्रश्न है आप लोग, है ना। बाल की रुचि, शिक्षा केंद्रित, बाल की गति, सक्रिय सहभागिता। इसमें से जो शिक्षक केंद्रित है ना, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। बाल की, बालक की जो बाल, ये बाल लिखा हुआ है बालक है, बालक की रुचि होना चाहिए, बालक की गति होना चाहिए, सक्रिय सहभागिता, ये पूरा पॉजिटिव पॉइंट है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना शिक्षक की जो केंद्रित, मतलब शिक्षक वहां पे दबाव डालेगा बच्चों, नहीं मैं ही केंद्र हूँ, मैं ही तानाशाह हूँ, तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट है ना। तो ऑप्शन आप लोग देखो ए, सी और डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना ये। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। मूल्यांकन और परीक्षा सुधार के लिए, डर के लिए नहीं। मूल्यांकन और परीक्षा जो है सुधार के लिए है, डर के लिए नहीं। अब आप लोग बताओ, जब आपका एग्जाम आने वाला होता था तो आप लोगों में से कितने लोग जो है वो डर जाते थे, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड देखिए, बढ़िया दिखना रहा रिपोर्ट कार्ड, किसका रिपोर्ट कार्ड ऐसा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जिज्ञासा बहुत अच्छा, सामूहिक कार्य, शानदार प्रयास, रचनात्मकता, प्रेरणा, ये अब का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, ठीक है। 2026 के बाद जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चों का देखना, इस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन,
पर जोर दिया गया। डायरेक्ट इनका जो है नाम पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सीसीई का अर्थ केवल अकादमिक नहीं बल्कि सह-शैक्षिक, है ना, सोशियोलैस्टिक पहलुओं मतलब कला खेल का भी मूल्यांकन है। ठीक है, परीक्षाओं को लचीला फ्लेक्सिबल बनाने और खुली किताब परीक्षा ओपन बुक एग्जाम जैसे तरीकों को अपनाने का सुझाव है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। हर एक पॉइंट ना दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड है, पूरा प्रश्न बनाया गया है, इस कारण से मैंने इस पॉइंट को आप लोगों के लिए कवर किया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एग्जाम पॉइंट क्या है? सीसीई का उद्देश्य अधिगम का मूल्यांकन असेसमेंट ऑफ लर्निंग से अधिगम के मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग की ओर बढ़ाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनाया जाता है, इस कारण से मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। बढ़िया इमेज के तरीके से समझा करो यार, सब्सक्राइब करो वीडियो को और लाइक करो, चलो, और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। सतत व्यापक और सहायक क्षेत्र से एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन से संबंधित कथन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा, सीखने में सहायक, डर मुक्त प्रक्रिया, है ना। यहाँ पे जो है हमारा सही ऑप्शन होगा ACD, है ना, ACD, डर मुक्त प्रक्रिया होना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। केवल केवल वर्ड जहां पे दिखा काट देना नेगेटिव है, बाकी राइट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कला और रचनात्मकता का उत्सव। भाषा कला और रचनात्मकता का उत्सव। भाषा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, है ना। संस्कृति किसने महत्वपूर्ण माना? लेव वाइगोस्की ने। भाषा को चिंतन, है ना, मतलब ज्ञान के विकास में एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। भाषा शिक्षण मातृभाषा मदर टंग को प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम बनाने पर जोर दिया। जो आपका क्षेत्रीय भाषा, जो बच्चे की जो क्षेत्र, मेरी क्षेत्रीय भाषा जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा है नहीं, मिलता जुलता है दोस्तों, आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुभाषिकता, इसे एक समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देखने का आग्रह किया। हम लोगों ने एनसीएसएफ 2023 में पढ़ा हुआ है। कला शिक्षा, कला संगीत नृत्य और नाटक को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाए, ना कि केवल आंतरिक गतिविधि, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कला एकीकृत शिक्षा, है ना, मतलब अन्य विषय को कला के माध्यम से सीखने पर बल। अब आप लोगों ने जब छोटे छोटे थे ना, हम लोगों ने बहुत डांस किया हुआ है, नाटक भी हम लोग बहुत करते थे, अभी भी करता हूं मैं नाटक। ठीक है, डांस भी कर लेता हूँ, नृत्य जिसे कहते हैं। तो क्या हुआ इससे, है ना, इससे क्या होता है? आपके विकास में, आपके कौशल में स्किल डेवलपमेंट होता है, बोलने का स्टाइल आप लोगों का चेंज होता है, नाटक करते तो जब पात्रता वहां पे निभाते हो तो सर्वांगीण विकास हुआ ना यहाँ पे, है नहीं। एग्जाम पॉइंट से देखते हैं अब। एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पे, है नहीं। संज्ञानात्मक विकास के पितामह कौन कहलाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ था, जाकर जरूर देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता एक साधन के रूप में देखते हैं, कैसे है? एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण, बहुभाषिकता, मातृभाषा, केवल अंग्रेजी, संप्रेषण कौशल, ये जो केवल वर्ड है ना काट दो, देखते ही काट देना नेगेटिव। उसके बाद ए बी और डी, ए बी डी, सही है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान, डर हटाओ समझ बढ़ाओ। गणित, आप लोग जो है कितने लोग हो जो गणित से डरते होगे, और गणित वाले जो है विज्ञान से डरते हैं, तो दोनों का डर अब हम लोगों को हटाना है बच्चों से। किस प्रकार से हटाएंगे? चलिए देखते हैं। गणित मैथमेटिक्स, मुख्य उद्देश्य सूत्रों को रटाना नहीं बल्कि बच्चों में तार्किक मतलब लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना है। ये आप लोग याद रखना, गणित में रटाना नहीं बल्कि बच्चों में तार्किक सोच का विकास करना है। ये जो है पेडागोजिकल गणित, मैथ्स में जो पेडागोजी आता है ना, उससे रिलेटेड है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ना, जैसे खरीद बिक्री या पैटर्न खोजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है आप लोगों के एग्जाम में, पॉइंट जो है आसानी से आप लोग समझ सको, इस कारण से देखो ये जो छोटा बच्चा है ना, ये जो है यहाँ पे टेप रखा हुआ है, टेप, मेजरमेंट टेप। ठीक है, बच्ची जो है मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ी हुई है, यहाँ पे अध्ययन कर रही है, और बच्चा ये बॉटनिकल और जूलॉजी दोनों से रिलेटेड काम कर रही है, बॉटनिकल, और ये मैथ्स यहाँ पे उपयोग कर रहा है कि एक गाजर को किस क्रम में
कितने डिस्टेंस में एक दूसरे के डिस्टेंस में यहाँ पे लगाना चाहिए, तो मेजरमेंट कर रहे हैं वो। यही तो हम लोगों को बच्चों को सिखाना है, प्रैक्टिकल कर करके, खेल खेल में, है ना। उनको यहाँ पे खेल खेल में ही बच्चों को जो है सारी चीजों को सिखाना है। तार्किक सोच का, उनका लॉजिकल जो थिंकिंग है ना, उनका विकास करना है। जो सूत्र है उनको रटाना ही नहीं है सिर्फ, है नहीं, उनको अप्लाई भी तो करना चाहिए ना दोस्तों हर चीजों को, है ना। विज्ञान में देखो, विज्ञान को अवलोकन, प्रयोग और खोज की प्रक्रिया के रूप में सिखाया जाए। जैसे ये बच्ची जो है देखो किस प्रकार से सीख रही है, खुद प्रैक्टिकल करके सीख रही है वहां पे, है नहीं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाए। अब जो है पर्यावरण से रिलेटेड ही तो ये दोनों बच्चे जो है आपस में काम कर रहे हैं, है नहीं। गणित आप लोग पढ़ोगे और पर्यावरण भी पढ़ोगे, और पर्यावरण में बेसिक से विज्ञान रहते हैं, वहां पे साइंस रहता है थोड़ा थोड़ा सा, है नहीं। तो इससे जो है बच्चे जो है आसानी से सीख पाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों पॉइंट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का लक्ष्य गणित का गणितीयकरण करना है, ना कि केवल अंक गणित सिखाना, रटाना नहीं है हम लोगों को बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, इस कारण से मैंने बताया। पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होती है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए सहायक साधन, बी एकमात्र स्रोत, सी लचीली, डी चर्चा प्रेरक। ठीक है, एकमात्र, यहाँ पे एकमात्र भी ना नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। उसके बाद सहायक साधन है, ठीक है, लचीली पॉजिटिव वर्ड, चर्चा प्रेरक, है ना। तो ऑप्शन ए, सी और डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कूट वाले प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। समावेशी और आधुनिक कक्षा का निर्माण करना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक दिव्यांग बालक है ना, एक मैडम है फैसिलिटर का कार्य कर रही है, यहाँ पे बच्चे को सिखा रही है ना। बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, ब्रेल लिपि का यहाँ पे जो यहाँ पे बुक होते हैं ना, है ना, उसका उपयोग कर रहा है। और एक बच्चा जो है यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहा है। मतलब आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा सभी प्रकार के बच्चे और सभी प्रकार के यहाँ पे गैजेट्स मतलब उपकरण, है ना, दिख रहे होंगे, और सभी आपस में घुल मिलकर सीख रहे हैं। और जो यहाँ पे जो मैडम है ना, यहाँ पे एक शिक्षिका है, वो फैसिलिटर के रूप में बच्चे को सिखा रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक साथ शिक्षित करे। मतलब एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए, है ना, कि बच्चा कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, बच्चा कैसा है, चल सकता है कि नहीं, काला है, गोरा है, इन सभी चीजों को छोड़कर, है ना, इन सभी चीजों को छोड़कर एक शिक्षक जो है केवल अपना कर्तव्य निभाता है कि मुझे जो है सबको शिक्षा देना है और बराबर और समान, किसी के साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव मुझे नहीं करना। एक शिक्षक और एक डॉक्टर, है ना, और एक किसान और एक जवान जो देश के बॉर्डर पर खड़े होते, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाता है, ये याद रखना, को मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल करने पर जोर दिया जाता है। ये आप लोग देख सकते हो ना, दिव्यांग बच्चे। आईसीटी का उपयोग, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बच्चे जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का, यहाँ पे टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, है नहीं। सहायक सपोर्ट टूल के रूप में देखना चाहिए, शिक्षक का विकल्प नहीं। ठीक है, जो है कंप्यूटर और जो टैब है ना, शिक्षक को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, है ना, मोबाइल है, ये पेन है, यहाँ पे माउस है, तो ये इसके बजाय मुझे रिप्लेस कर दोगे, मैं आप लोगों को कोई समझाने वाला ही नहीं होगा, तो इन सारी चीजों को आप देखकर समझ पाओगे क्या आसानी से? नहीं समझ पाओगे, है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग बच्चों को जानकारी खोजने और अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबके लिए एक ही स्कूल, ना कि विशेष बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल, है ना। यह समानता के अधिकार पर आधारित है दोस्तों। मैंने इसके ऊपर समावेशी शिक्षा के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, उसको अगर आप लोगों ने वीडियो को ही देख लिया ना, तो किसी भी प्रकार का कंटेंट आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग जाकर जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एनसीएफ 2005 लाभ और चुनौतियां देखते हैं। लाभ देखते हैं दोस्तों, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और स्वतंत्र सोच का विकास करना, रटने की प्रवृत्ति में कमी और समझ पर आधारित सीखने में वृद्धि।
चुनौतियां शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण का अभाव, है ना। अब चुनौती तो यहाँ पे आ गया कि जो शिक्षक है उनको किस प्रकार से एक उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बच्चों को आसानी से हैंडल कर सके। एनसीईएफएस 2023 में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा सीपीडी के बारे में, 50 घंटे का वहां पे ट्रेनिंग उन लोगों को दिया जाए, है नहीं। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। संसाधनों की कमी और बड़ा शिक्षक छात्र अनुपात, है ना। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली का दबाव यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं एनसीएफ 2005 की सबसे बड़ी चुनौती, इसका जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन, है ना। आप लोग जो है ना दोस्तों, जब टीचिंग एग्जाम के लिए आओगे ना तो उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शिक्षक कितने बच्चों को संभालेंगे, लगभग 30 से 35 बच्चों को, ठीक है। ये एनसीएफ 2005 कहता है। वो जो पैटर्न है ना, अभी सीजीटेट सीटेट में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे ना, आप लोग सीजीटेट सीटेट क्वालिफाई कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा के लिए रामबाण तथ्य देखते हैं, सीटेट सीजीटेट फोकस के लिए, ठीक है। आप लोगों को एक बार में चुटकियों में याद हो जाए किस प्रकार से नोट्स बना रहे हैं। देखिए, अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। मुख्य सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। मार्गदर्शक सिद्धांत 5, बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन से मुक्ति आदि। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता फैसिलिटर के रूप में रहेगा। बच्चे की भूमिका क्या है, सक्रिय ज्ञान निर्माता, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। आधारित सिद्धांत देखते हैं, रचनावाद, ठीक है। भाषा नीति क्या है, बहुभाषिकता, एक संसाधन। मूल्यांकन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एग्जाम पॉइंट इस स्लाइड का, इस आप जो है ना, सॉरी इसको भी बोल रहा था, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। जो ये बिंदु है ना दोस्तों, 90% प्रश्न इसी से बनते हैं आप लोगों का। मैंने हर एक तथ्य को बताया हुआ है, मैंने उसको लिख दिया हुआ है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं नहीं बोल पाऊँ तो इस तरह से मैंने उसको लिख दिया था, ठीक है, भूल ना पाऊँ करके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है ना, एनसीएफ 2005 से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक नजर में ना एनसीएफ 2005 आपका रिवीजन मैप बना दिया हूं। इस प्रकार के रिवीजन मैप आप लोग बनाया कीजिए, है ना, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको मैं भी क्या क्या बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देते हैं, है ना, एनसीएफ 2005 को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। केंद्र में बच्चा, बच्चा आपके लिए भगवान है ना। लक्ष्य सर्वांगीण विकास, शब्द पॉजिटिव है, ठीक है। टैग वर्ड कीवर्ड जाकर वीडियो देख लेना, मैं डाला हुआ हूँ। शिक्षक जो फैसिलिटर के रूप में है, परीक्षा सीखने में सुधार के लिए होगा, ठीक है। ज्ञान स्वयं निर्मित करते हैं बच्चे, कैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों के हित में जाके ही सारी चीजों को यहाँ पे बताना है। बच्चे आप लोगों के लिए भगवान है दोस्तों, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना। और इनसे जितना मैंने आप लोगों को एनसीईएफएस 2023 और एनसीईएफ 2005 पढ़ाया, उससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लीजिए ना, ले लिए, ठीक है दोस्तों। अब जो है आप लोग अपने एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आप सभी को सीटेट और सीजीटेट के एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है हम लोग बात करेंगे 2 और महत्वपूर्ण दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एनईपी 2020, है ना, और आरटीई 2009 के बारे में दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।